हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 का टीजीटी नॉन मेडिकल में जो पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन है अल्कलाइन के MnO4 कन्वर्ट्स इथाइलिन इनटू ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी है इथेनॉल, ऑप्शन सी है मिथेनॉल, ऑप्शन डी है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या ऐड करना है? इसमें ऐड करना है KMnO4। KMnO4 करवाना है ऐड, तो मींस यहाँ पे क्या है? कौन सी रिएक्शन है? ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है और साथ में यहाँ पे करवाना है H2O ऐड, वाटर ऐड। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स्ड होता है 298 से 303 केल्विन। यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है वो बनती है CH2OH, CH2OH मींस जो बना यहाँ पे वो बना ग्लाइकोल की फॉर्मेशन और बोल सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हमारी ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट। इथेन अगर बनाना हो तो इथेन के लिए हमें पता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। वहां पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है H2O, H2 होता है, निकल होता है, प्लेटिनम होता है, पैलेडियम होता है। ठीक है, इन वाले रिएक्शन से हम इथेन को करवा सकते हैं इथेन में। अगर अल्कलाइन KMnO4 गिवन है तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और उस केस में जो कन्वर्ट होता है वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल में। ठीक है, तो यहाँ पे भी बोला है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और अल्कलाइन KMnO4 को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। इथाइलिन लिया, वहां पे डाला अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 साथ में वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। फिक्स टेम्परेचर है 298 से 303 केल्विन, वो कन्वर्ट हो गया इथेन 1,2 डाइओल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर सोर्स ऑफ CO पॉल्यूशन इज। ऑप्शन ए है फॉरेस्ट फायर, ऑप्शन बी है डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो मेजर सोर्स जो होते हैं CO पॉल्यूशन के वो दो मेजर सोर्सेज होते हैं। दो मेजर सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट सोर्स होता है जब ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो पार्शली बर्न्ट होता है, पार्शली बर्न्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये फर्स्ट सोर्स होता है CO पॉल्यूशन का, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कोल हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा। दूसरा है कौन सा होता है? दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। तो इनमें से जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है फ्यूल की वो होती है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में। तो हमारे पास जो मेजर सोर्स होता है CO का वो है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन या CO पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन भी बोल सकते हो। तो जो इंजन यूज होता है मोटर व्हीकल में वो ऑल फ्यूल नहीं बर्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो कंबस्शन हो रही है वो हो रही है इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन के केस में ही CO पॉल्यूशन होता है। इससे वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है और वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वगैरह ये निकलते हैं बाहर वहां से, और ये नंबर ऑफ इनकम्प्लीट बर्न्ड वेस्ट प्रोडक्ट भी देते हैं। तो हमारे पास कौन सा मेजर सोर्स था? मेजर सोर्स था ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी थी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है कैटायन, ऑप्शन डी है एनायन। तो ग्रेफाइट किस वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिहेव करता है? ये करता है फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ग्रेफाइट क्या है? यहाँ पे प्रेजेंस होती है फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ईच कार्बन, देखो यहाँ पे जो कार्बन है ये वो जो कार्बन यहाँ पे अटैच हो रहा है ये अटैच हो रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, कार्बन अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और यहाँ पे कार्बन के पास आपको होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिर्फ जो बॉन्डिंग बना रहे हैं वो बना रहे हैं 3 कार्बन एटम ही, एक यहाँ पे फ्री बच रहा है। तो उस वजह से ग्रेफाइट क्या करता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स द प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड एट द एनोड विल बी। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। हमें पता है एनोड पे हमेशा जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन होती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन हो रही है चाहे वो हो रही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। किसी भी सेल में रिएक्शन हो रही है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की जो रिएक्शन होती है वो बनाता है H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। वाटर जो बना रहा है वाटर डिसोसिएट हो रहा है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे होती है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, गेन जब हो रहा है तो यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो हो रही है H2। अगर कैथोड पे H2 हो रही है तो जो एनोड होगा एनोड में आपकी रिएक्शन होती है OH नेगेटिव की, OH नेगेटिव की रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे जो निकल रहा है वो निकल रहा है H2O साथ में ऑक्सीजन। H2O और ऑक्सीजन निकल रहा है एनोड पे, तो कौन सा फॉर्म होता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? प्रोसेस होती है डिकम्पोजिंग आयनिक कंपाउंड्स इनटू देयर एलिमेंट्स। कैसे? बाय पासिंग ए डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जब पास करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में। वाटर मैंने आपको बताया वाटर था वो डिसोसिएट हो रहा था H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। फिर कैथोड में रिएक्शन हो रही थी,
कैथोड में रिएक्शन हो रही थी H पॉजिटिव वाली, यहाँ पे रिडक्शन हो रही थी तो रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस बना रहा था। वैसे ही एनोड पे हो रही थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो जो सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन थे वो अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो आयन होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की वजह से। तो जो सल्फेट आयन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इनकी नेक्स्ट रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन हो रही है वो सिर्फ OH नेगेटिव की, OH नेगेटिव की रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे अगर हमने 4 OH नेगेटिव आयन ले लिए तो जब इसकी एनोड पे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो मींस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस हो रहा है और साथ में O2 निकल रही है, तो एनोड पे हमें मिलती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 0 ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। ऑप्शन ए है डेल्टा G, ऑप्शन बी है डेल्टा S, ऑप्शन सी है डेल्टा H, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो डेल्टा G क्या होता है हमें पता है, गिब्स फ्री एनर्जी, हमें जो G होता है वो बताता है स्पॉन्टेनिटी के बारे में, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी बात करता है स्पॉन्टेनिटी के बारे में। मींस डेल्टा G अगर नेगेटिव होगा तो वहां पे जो रिएक्शन होगी वो होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा G अगर पॉजिटिव हुआ तो वहां पे जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में डेल्टा G होता है नेगेटिव। तो एडजॉर्प्शन में डेल्टा G नेगेटिव होता है। एडजॉर्प्शन में जो एंथैल्पी होती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H जो होता है वो होता है नेगेटिव, तो ये भी क्या हुआ, लेस देन कम हुआ 0 से। डेल्टा S की बात करें तो डेल्टा S होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी होता है रैंडमनेस और डिसऑर्डर। अगर मान लो ये कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रही है और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, और मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं मींस रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी, रैंडमनेस डिक्रीज होगी मींस एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंट्रोपी भी डिक्रीज हुई ना, एंट्रोपी डिक्रीज हुई तो डेल्टा G हमें पता है, डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। तो डेल्टा H हमने नेगेटिव भर लिया, एंट्रोपी हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो एंट्रोपी भी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और डेल्टा H में क्या हो रहा है, हाई डिक्रीज हो रहा है, एंथैल्पी में हाई डिक्रीज हो रहा है, एंथैल्पी में हाई डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से डेल्टा G भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज, सारी यहाँ पे 0 होती है ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन के। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है, सरफेस फिनोमिना होता है एडजॉर्प्शन। सरफेस पे जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो एडजॉर्प्शन फिनोमिना होती हैं। तो एडजॉर्प्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। तो डेल्टा G क्या होता है, आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, डेल्टा H होता है यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा H जो होता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा H होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा G क्या हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी हुआ जो कि नेगेटिव होता है ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में याद रखना है, डेल्टा G नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पे सारे 0 हो रहे हैं। एंट्रोपिया मैंने आपको बता दिया कि रैंडमनेस होता है, डिसऑर्डर होता है सिस्टम का, और पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस बन रही है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन रही है तो मींस वो नेगेटिव होगी नेचर में, एंट्रोपी कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्ट्राइड इज एन और ऑफ, ऑप्शन ए है मैंगनीज, ऑप्शन बी है निकल, ऑप्शन सी है एंटीमनी, ऑप्शन डी है टिन। तो कैसेट्राइड और है टिन का, ठीक है, टिन का और है कैस्ट्राइड, SnO2 जो फॉर्मूला होता है। तो कैस्ट्राइड किसका और है, टिन का, तो इसको टिन स्टोन भी बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है SnO2। ये हैवी मेटालिक है, हार्ड टिन डाइऑक्साइड होता है, टिन और डाइऑक्साइड वो भी क्या है, मेजर सोर्स और है टिन का। ये कलरलेस होता है जब प्योर होता है, ब्राउन और ब्लैक हो जाता है जब आयरन इंक्लूडेड इसमें प्रेजेंट होती है। बाकी हमारी जो ऑप्शन थी मैग्नीज, मैग्नीज का और होता है पायरोलुसाइड, फॉर्मूला है MnO2, मैग्नेटाइट Mn2O3.2H2, निकल का होता है मिलेराइट NiS, एंटीमनी का है स्टिबिनाइट Sb2S3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, पूछा है नॉट, कौन सी इनमें से टेट्राहेड्रल शेप की नहीं है। ऑप्शन ए है NH4 पॉजिटिव, ऑप्शन बी है SiCl4, ऑप्शन सी है SF4, ऑप्शन डी है SO4 2 नेगेटिव। तो नॉट पूछा है तो पहले शेप निकाल देते हैं। ये शेप जो बताइए वो बताइए वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, पॉजिटिव मींस उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, चारों हाइड्रोजन ने कवर कर लिए, चारों हाइड्रोजन ने कवर कर लिए। तो यहाँ पे जो शेप बनती है वो होती है टेट्राहेड्रल, तो ये तो नहीं होगा। सिलिकॉन में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों क्लोरीन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो शेप बनती है वो भी बनती है टेट्राहेड्रल, तो ये भी गलत होगा। SF4 की बात करें तो SF4 में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं, 4 फ्लोरीन ने ले लिए, 2 यहाँ पे बच के लोन पेयर, तो यहाँ पे इसकी शेप नहीं होगी। लोन पेयर की वजह से यहाँ पे जो शेप बनती है वो बनती है सीसॉ शेप। सेम आया SO4 2 नेगेटिव, तो सल्फर के पास यहाँ पे हो गए 8, 2 नेगेटिव है, 2 इसने और ले लिए, 2 4 6 8, तो यहाँ पे जो बने ऑक्सीजन ने बनाए डबल डबल बॉन्ड बनाए, तो इस वजह से यहाँ पे भी जो शेप बनी वो बनी टेट्राहेड्रल शेप। सारे करेक्ट है, सिर्फ इनमें से SF4 है जो कि सीसॉ स्ट्रक्चर का होता है, सीसॉ शेप का होता है। देखो आंसर है SF4, ठीक है। NH4 पॉजिटिव था, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, तो ये जो शेप होती है ये टेट्राहेड्रल होती है। SiCl4 की भी टेट्राहेड्रल होती है। यहाँ पे 4 ही बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है।
इस वाले केस में भी 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं। इस वाले केस में भी 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर बचता है। लोन पेयर की वजह से ये शेप वो ऐसी हो जाती है सी-सॉ वाली शेप। ठीक है, SO4 नेगेटिव, ये टेट्राहेड्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? ऑप्शन ए है FF, ऑप्शन बी है LCL, ऑप्शन सी है II, ऑप्शन डी है ब्रोमीन ब्रोमीन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा, उसके लिए हम चेक करते हैं बॉन्ड एनर्जी का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर हम ऐसे बात करें तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। ठीक है, अगर हम ऐसे चेक करें तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, तो साइज के बेस पे देखें तो बॉन्ड इसका ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं अफिनिटी के केस में, अफिनिटी के केस में देख रहे हैं तो क्लोरीन, पता है क्लोरीन की हाईएस्ट अफिनिटी होती है, हाईएस्ट अफिनिटी होती है। जैसे जैसे मूव करते हैं नीचे को तो जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड एनर्जी वो डिक्रीज करती है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, बॉन्ड तो यहाँ पे जो हाईएस्ट एनर्जी होगी वो होगी क्लोरीन की। क्लोरीन किस लिए नहीं होगी, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, इस वजह से इसकी नहीं होगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, ClCl। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 की हाईएस्ट है, F2 की है 37, Cl2 की है 58, Br2 की है 46, I2 की है 36। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हैलोजन के तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ और आयोडीन की तरफ। क्लोरीन का क्या है, लोअर बॉन्ड एनर्जी है, किस वजह से, इनटू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। FF का स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है तो वो आपस में ही रिपल्शन करते रहते हैं, रिपल्शन करते रहते हैं, उस वजह से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है। क्लोरीन में अफिनिटी होती है तो ये अफिनिट मतलब अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को, उस वजह से क्लोरीन की क्या होती है, हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड प्लेट्स हैव एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है ओलिक एसिड, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सिल्वर ब्रोमाइड। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, जैसे कि हमें बताया है कि फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होती है वो कवर्ड होती है लाइट सेंसिटिव मिक्सचर के साथ, जिसमें 20% सिल्वर नाइट्रेट होता है और उसको मिक्स किया जाता है अमोनियम ब्रोमाइड के साथ। सिल्वर नाइट्रेट को जब मिक्स किया जाता है अमोनियम ब्रोमाइड के साथ तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट बनाता है और AgBr जो बनता है। तो जब फिल्म को, जो फोटोग्राफ फिल्म होती है ना, उनको जब एक्सपोज किया जाता है तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर हैलाइड बोलते हैं, तो ये होते हैं फोटोसेंसिटिव। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स, ऑप्शन ए है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है ट्रायंगुलर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है DsP2। स्क्वायर प्लेनर की होती है DsP2, ट्रायंगुलर की जो होती है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल हमने पीछे भी किया तो उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ऑक्टाहेड्रल की होती है हमारे पास D2sp3। तो यही पूछा था, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जिसकी भी होगी वो लीनियर होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो स्क्वायर प्लेनर होगी, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ऑक्टाहेड्रल होगी, D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड would prefer to undergo, ऑप्शन ए है SN1 रिएक्शन, ऑप्शन बी है SN2 रिएक्शन, ऑप्शन सी है अल्फा एलिमिनेशन, ऑप्शन डी है रेसमिनाइजेशन। तो जो प्राइमरी अल्काइल होता है, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल मींस कार्बन के साथ सिर्फ एक CH3 ग्रुप अटैच है। ठीक है, कार्बन के साथ सिर्फ एक CH3 ग्रुप अटैच है, वो हुआ प्राइमरी अल्काइल। ठीक है, बाकी आपके ऐसे H अटैच होंगे। तो प्राइमरी अल्काइल कौन सा ज्यादा प्रेफर करता है, SN होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN2 होता है सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, 2 मतलब। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है पॉसिबल SN2 रिएक्शन के केस में। तो देखना यहाँ पे ऐसी रिएक्शन होती है CH2 CHHCl। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो अटैक करता है वो करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो करता है बैक एंड से अटैक करता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है वो होती है OH CH3H+Cl नेगेटिव। यहाँ पे जो हम केस लेते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शियरी होता है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टेबिलिटी बोल दो या रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इनवर्सली होता है स्टीरिक हिंड्रेंस के। तो जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतना कम उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस समझते हैं ना, जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी में एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होता है और तभी तो प्राइमरी अल्काइल वो हैलाइड वो प्रेफर करता है SN2 रिएक्शन को, क्योंकि SN1 रिएक्शन में पहले टर्शियरी स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर होता है जाके प्राइमरी। इसमें इसलिए होता है कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन की वजह से। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN2 मैकेनिज्म बिकॉज जो प्राइमरी होता है वहां पे लिटिल स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जब लिटिल स्टीरिक हिंड्रेंस होती है तो वहां पे ये वाला स्टेबिलिटी होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो यहाँ पे जो अंडरगो जाता है वो होता है बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ CH3 CHOH COH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर, ऑप्शन ए है एट्रो
फिजोमर्स, ऑप्शन बी है एनेंशियोमर्स, ऑप्शन सी है मेसोमर्स, ऑप्शन डी है डायस्टीरियोमर्स। तो देखो CH3CHOOH, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे तो वो है, ये देखो ये है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझते हैं ना, कायरल कार्बन जो होते हैं, ये कायरल कार्बन मींस जहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे जो इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। अगर आप इस इमेज को इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, तो उस वजह से ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को बोलते हैं एनेंशियोमर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या करेक्ट आ गई, ऑप्शन नंबर बी, एनेंशियोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड विच आर यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल आर, ऑप्शन ए है नेफ्थलीन, ऑप्शन बी है मिथेनॉल, ऑप्शन सी है पेरिडीन, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो देखो आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, एक तो CH3OH भी और पेरिडीन भी, दोनों आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, अल्कोहल आपको पता है एक OH ग्रुप अटैच करता है, फिर डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन एटम के साथ। डीनेचुरेशन होता क्या है, डीनेचुरेशन होता है जो कमर्शियल अल्कोहल है उसको अनफिट बनाना है। कैसे बनाना है, उसमें ऐड करना है कॉपर सल्फेट जब ऐड कर देंगे तो वहां पे कलर आ जाएगा, कलर दे देगा, और ऐड करना है पेरिडीन की वजह से वहां पे स्मेलिंग लिक्विड हो जाता है वो। तो इसलिए इसको करते हैं क्योंकि अल्कोहल की सप्लाई होती थी वो बहुत ही कम रेट में सप्लाई होती थी, तो इंडस्ट्रीज वगैरह में, इसके लिए इसको अनफिट बना दी ताकि ड्रिंकिंग पर्पज में यूज ना हो। इस वजह से इसको अनफिट बनाया ताकि ड्रिंकिंग पर्पज में यूज ना हो। पेरिडीन का आपको फॉर्मूला पता है, होता है C5H5N। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी आ गई, मिथेनॉल और पेरिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3CHO एंड C6H5CH2CHO कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाय, ऑप्शन ए है बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन बी है आइडोफोम टेस्ट, ऑप्शन सी है टोलेंस टेस्ट, ऑप्शन डी है फैरिंग टेस्ट। तो इनमें से कौन सा होता है, तो जो आपके A, C और D है ये आपके क्या है, देखो यहाँ पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो दोनों में अल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है इन सबके तीनों के केस में। सिर्फ आइडोफॉर्म के केस में ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है, तो हम इस वजह से इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस्टल्डिहाइड है, ये है आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है, तो इस वजह से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेंटिक सॉल्यूशन से इनका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, लेकिन मिथेनॉल या इथेनॉल को जब हम रिएक्ट करते हैं, या एस्टल्डिहाइड बोल दो, ठीक है, एस्टल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट करते हैं, और ये है आपका फिनाइल एस्टल्डिहाइड, सॉरी ये फिनाइल एस्टल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड नहीं, बेंजल्डिहाइड आपका सिंपल होता है C6H5CHO, यहाँ पे CH2 और है तो ये है फिनाइल, बाकी आपका पूरा एस्टल्डिहाइड है तो फिनाइल एस्टल्डिहाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ और I2 के साथ, तब ये देता है येलो क्रिस्टल ऑफ आइडोफॉर्म। जबकि आपका जो फिनाइल एस्टल्डिहाइड है रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास करेक्ट कौन सा आ गया था आइडोफॉर्म टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शुगर सिरप, ठीक है, एक ही है, ए शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, कैलकुलेट मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए है 0.55, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 0.1। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, मोलर कंसेंट्रेशन बोला है तो मींस मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी हमें पता होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है शुगर का, तो ये दिया है हमें 34.2 ग्राम, और उसके बाद पहले हमें निकालना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, जो वेट ऑफ शुगर है, ठीक है, वेट ऑफ शुगर दिया है, तो वेट ऑफ शुगर माइनस वेट ऑफ शुगर किसका, जो सिरप में शुगर है, इन शुगर सिरप। शुगर का वेट कितना है 214.2, शुगर सिरप में शुगर का वेट कितना है 34.2, इसको माइनस करना है तो ये आ जाएगा 180 ग्राम, ये आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास शुगर, तो वो हो गया 34.2 ग्राम। सॉल्यूट क्या होता है, जो लेसर अमाउंट में होता है, ठीक है, लेसर अमाउंट में जो होता है वो होता है सॉल्यूट। तो यहाँ पे आ गया 34.2 ग्राम, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और शुगर का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो ये होता है 342, साथ में 180 हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया जो कि है शुगर, किलोग्राम में होते हैं, हमारे पास दिया है ग्राम में, ठीक है, ये ग्राम में दिया है तो हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके देखो पॉइंट हटाना है तो एक जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे, 342 से 342 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 की जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो फिर जब इसको डिवाइड करेंगे 2 ने 18, 2 5 10, 9 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.55, जो कि आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो देखो सॉलिड कंसंट्रेशन हम इसको परसेंट कंपोजिशन में भी निकाल सकते हैं, पीपीएम में भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा होगा उस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी में भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। पार्ट 1 हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे पास जो पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए है बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन सी है वेपर प्रेशर, ऑप्शन डी है फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर।
नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, और इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये आपकी इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ सॉल्यूट, और डिपेंड करती है आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर, ये डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर होती है, डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 होती है, तो कौन कौन सी होती है? एक होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, एक होती है रिलेटिव लोअरिंग। यहाँ पे सिंपल वेपर प्रेशर दिया है तो ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होता है रिलेटिव लोअरिंग, अगर ये होता तो ये करेक्ट होना था। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे सिंपल बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो यहाँ पे होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। और फोर्थ वन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, और इंडिपेंडेंट किसके होते हैं? नेचर ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्यूट बोलो, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो 4 होती है, एक होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ वन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इट गेट्स, ऑप्शन ए है ऑक्सीडाइज्ड, ऑप्शन बी है रिड्यूस्ड, ऑप्शन सी है सब्लाइम्ड, ऑप्शन डी है डिकम्पोजिशन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, तो मींस यहाँ पे या तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, दो ही प्रोसेसेस होंगी इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना में। तो ऑक्सीडेशन आपको पता होना चाहिए, जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन मींस अगर सिंपल देखें तो इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पे इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वहां पे ऑक्सीडेशन होगी। रिडक्शन में क्या हो गया? जहां पे डिक्रीज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपकी रिडक्शन होगी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर केमिकल इक्वेशन लिखे तो क्या होती है? Fe+O2 साथ में वाटर होता है, तो ये बना देता है x टाइम वाटर, ये बना देता है Fe2O3.XH2O, ठीक है, ये बन जाता है। तो देखो यहाँ पे आयरन एलिमेंटल स्टेट में, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। यहाँ पे अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कितना आ जाएगा? 2x - 6 = 6, x = 3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई आयरन की वो आई +3, मीन जहाँ पे इंक्रीज्ड ऑक्सीजन स्टेट होगी वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो जाता है? कंसीडर एज इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। ये किसकी वजह से होता है? मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो आयरन +O2 + H2O Fe2O3.X2O, तो ये हो गया रस्ट, ये रस्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन चेंज कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 to +3, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होती है आयरन की जब आयरन में रस्ट लगता है, ठीक है। तो एनोड पे आपकी ऑक्सीडेशन होती है, ये होगी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगी वो ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड पे आपके पास रिडक्शन होती है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपका ये क्या हो गया? कैथोड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन इज 100 मिनट, इन 400 मिनट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 2 ग्राम विल बिकम, ऑप्शन ए है 0.25 ग्राम, ऑप्शन बी है 0.75 ग्राम, ऑप्शन सी है 0.125 ग्राम, ऑप्शन डी है 0.1 ग्राम। तो टी हाफ हमारे पास दिया है 100 मिनट, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है? जितना आपके पास टोटल टाइम दिया है 400 मिनट, और इनिशियल टाइम कितना दिया था? 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी आपको पता है 2 ग्राम है, तो अमाउंट से पूछा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा वो 400 मिनट में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम निकाल सकते हैं A0 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 की पावर n। तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है? 2 ग्राम, 2 ग्राम अपॉन 2 की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा? 2। अगर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, 2 एकम 2, 2 अटे 16, और इसको फिर से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.125 ग्राम, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 0.125 ग्राम। तो अगर यहाँ से यूनिट्स भी पूछ सकते हैं रेट कांस्टेंट के, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स होते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर के होते हैं लीटर पर मोल पर सेकंड, थर्ड ऑर्डर के होते हैं लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पल ऑफ सेसियस इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, ऑप्शन ए है प्लैटिनम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है गोल्ड, ऑप्शन डी है सिल्वर। तो यहाँ पे क्या होता है? जो गोल्ड होता है जब डिसॉल्व करते हैं इसको एक्वस मीडियम में, ठीक है, जब गोल्ड को डिसॉल्व करते हैं एक्वस मीडियम में तो वहां पे क्या होता है? पर्पल प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। जब पर्पल प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, ठीक है, तो वो किस वजह से? तो उसको बोला है उसको पर्पल ऑफ सेसियस, तो किसकी वजह से हुआ? गोल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गोल्ड। तो पर्पल ऑफ सेसियस क्या है? पर्पल पिगमेंट है जो किसकी वजह से होता है? जब गोल्ड सॉल्ट को रिएक्ट करवाते हैं हम टिन क्लोराइड के साथ, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? ग्लास में अगर रेड कलर इंपार्ट करना है तो उसके लिए गोल्ड का सोल्यूशन यूज किया जाता है, ठीक है, और इसका यूज केमिकल टेस्ट में किया जाता है अगर हमें प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है कि यहाँ पे गोल्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो हमारे पास जो पर्पल ऑफ सेसियस है क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है इसका गोल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर इज रिफाइंड बाय, ऑप्शन ए स्मेल्टिंग, ऑप्शन बी है रोस्टिंग, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ऑप्शन डी है हीटिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जो मोस्ट कॉमनली और सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो हम यहाँ पे कॉपर को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से ऑब्टेन करते हैं
कॉपर को। तो रिफाइनिंग करी इसलिए जाती है कि इम्प्योर मेटल से हमने क्या करना है, देखो इम्प्योर मेटल से हमने प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे एक क्या लिया जाता है, एक टैंक जैसा लिया जाता है, यहाँ पे जिसकी हमने रिफाइनिंग करनी है वही हमने सॉल्यूशन ले लेना है। तो यहाँ पे लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। एनोड पे आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे आपके पास रिडक्शन होती है, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्योर कॉपर यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर होगा, ठीक है, यहाँ पे साथ में इम्प्योर कॉपर होगा जब ऑक्सीडेशन होगी। जब ऑक्सीडेशन होगी तो जो प्योर कॉपर था वो यहाँ चला जाएगा, बाकी जो एनोड मट वगैरह इम्प्योरिटीज होंगी वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से हमने कैथोड पे क्या हो गया, प्योर कॉपर हमारे पास ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू, ऑप्शन ए है रिडक्शन, ऑप्शन बी है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो आपको सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है, ठीक है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है और Cl2 है इसका यूज किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, इन दोनों का यूज किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट। अगर क्लोरीन होता है, यहाँ पे क्लोरीन पूछा होता है ना कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वो किस वजह से होता है, तो वहां पे वो होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पूछा है तो वो होता है रिडक्शन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रिडक्शन। तो सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन वो क्या है, एज ए ब्लीचिंग एजेंट को यूज किया जाता है, ठीक है। देखो सेम वही जो पहले हमने डिस्कस किया कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वो बेस्ड होता है ऑक्सीडेशन के ऊपर, वाइल सल्फर जो होता है वो बेस्ड होता है रिडक्शन के ऊपर, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, रिमूव करता है ऑक्सीजन को, कहां से, कलर सब्सटेंस के से रिमूव करता है ऑक्सीजन को और उसको क्या बना देता है, कलरलेस बना देता है। इसलिए वहां पे क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन होता है, ठीक है। रिडक्शन वही हुआ जहां से लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। तो यहाँ पे रिडक्शन होता है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है वो फिर से जहां से रिमूव किया होता है वहां पे फिर से आने लगती है, उस वजह से क्या करता है, वो फिर से कलर को रिगेन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोमल इज, ऑप्शन ए है Hg2Cl2, ऑप्शन बी है PbCl2, ऑप्शन सी है HgS, ऑप्शन डी है HgCl2। तो जो कैलोमल है इसको मर्क्यूरस क्लोराइड भी बोलते हैं, कैलोमल को मर्क्यूरस क्लोराइड भी बोलते हैं। तो मर्क्यूरस क्लोराइड का हमारे पास फॉर्मूला होता है Hg2Cl2। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, Hg2Cl2 केमिकल कंपाउंड है, फॉर्मूला ये था Hg2Cl2। इसको मर्करी क्लोराइड भी बोलते हैं और साथ में कैलोमल भी बोलते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, डेंस होता है, मींस डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है और येलोइश व्हाइट कलर का होता है, अडरलेस स्मेल होती है, ठीक है। एग्जांपल पूछें तो ये मर्करी कंपाउंड का ही एग्जांपल होता है, ये कंपाउंड होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल आयन इज नोन एज, ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऑप्शन सी है कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑप्शन डी है वैलेंसी। तो देखो अगर हमारे पास ये फॉर एग्जांपल निकल कार्बोनिल ले लिया हमने, ठीक है, तो निकल इसमें सेंट्रल मेटल हो गया, कार्बोनिल, ठीक है, जो कि कार्बोनिल है ये है लिगेंड्स। कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड हैं, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स वो अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, ठीक है, उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि हमने ये भी एक एग्जांपल दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl2 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, इस पूरे को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट है उसको पूरे को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, और जो अलग से इसको आयनाइजेबल एनायन, ठीक है, ये आयनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं। तो ये जो कोबाल्ट है ये आपका हमेशा जो सेंट्रल मेटल आयन है ये डी से बिलोंग करना चाहिए, डी ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे लिगेंड्स पूछेंगे अगर कितने हैं तो ये कितने हैं, 4, 5, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इस वाले एग्जांपल में। निकल कार्बोनिल का लिया था तो वहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो था 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सेन इज द नेम गिवन टू, ऑप्शन ए है C6H3Cl3, ऑप्शन बी है C6H4Cl2, ऑप्शन सी है C6H6Cl6, डी नन ऑफ दिस। तो गैमेक्सेन आपको पता होना चाहिए, जो गैमेक्सेन है इसको 666 भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं, ठीक है। 666 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 6 ही कार्बन होते हैं, 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, 6 ही क्लोरीन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर 6C। तो गैमेक्सेन क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और कौन से नेम से, ठीक है, इसको गैमेक्सेन नेम है। जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है तो इसका नाम दिया जाता है लिंडेन, लिंडेन नाम दिया जाता है इसको, और गामा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन भी बोला जाता है। ये क्या है, गैमेक्सेन, यहाँ पे गैमेक्सेन है, ठीक है, इसको देख लेना, गैमेक्सेन है। ये ऑर्गेनिक केमिकल होता है जिसका यूज किया जाता है एज एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड, और फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, किसके लिए, लाइस और स्कैबिस। तो लाइस और स्कैबिस की बात करें तो ये क्या है, ये इन्फेक्शन ही है, ठीक है, जो कि काउज होता है स्किन के ऊपर। जो इन्फेक्शन स्किन के ऊपर ही काउज होता है उनको बोलते हैं लाइस और स्कैबिस। तो जो आपकी गैमेक्सेन है वो प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जब बेंजीन की क्लोरीनेशन की जाती है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वहां पे गैमेक्सेन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, ऑप्शन ए है पिक्रिक एसिड, ऑप्शन बी है फिनोल, ऑप्शन सी है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी है पैरा नाइट्रोफिनोल। तो मोस्ट एसिडिक पूछा है, तो देखो पिक्रिक एसिड का आपके पास जो
फॉर्मूला है वो होता है बेंजीन, ठीक है, फिनोल, साथ में यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। फिनोल का आपको पता है C6H5OH, इथाइल कोल का पता है C2H5OH, नाइट्रोफिनोल का पता है पैरा नाइट्रो, मींस पैरा पोजीशन पे यहाँ पे क्या है नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा? -I वाला, -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, ठीक है। -I कैसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे एक ही नाइट्रो ग्रुप है, पिक्रिक में 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। जहां पे 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के आगे करेक्ट। तो पिक्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, किसकी वजह से? 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे लगाया -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बताई हुई है कुछ, तो वो देख लेना। पिक्रिक एसिड क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जैसे साइनाइड हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, मतलब आपके पास ये हेलोजन ग्रुप जो हो गया वो इंक्रीज करते हैं एसिडिटी को। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसका एसिडिक करैक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है 4 नाइट्रोफिनोल से, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइप्नोटिक? ऑप्शन ए है पैराल्डिहाइड, ऑप्शन बी है एस्टल्डिहाइड, ऑप्शन सी है मेटल्डिहाइड, ऑप्शन डी है फॉर्मल्डिहाइड। तो हाइप्नोटिक क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है किसके लिए? स्लीप वगैरह, ठीक है। हाइप्नोटिक का यूज किया जाता है स्लीप वगैरह को काउज करने के लिए, तो उसको या फिर हाइप्नोटिज्म जिसको बोलते हैं, हिप्नोटिज्म जिसको बोलते हैं, वो होता है हाइप्नोटिक सॉल्यूशन। तो जो पैराल्डिहाइड है, ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट पैराल्डिहाइड, इसको फॉर्म किया जाता है एस्टल्डिहाइड से। पैराल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है एस्टल्डिहाइड से, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या गया? ऑप्शन नंबर ए पैराल्डिहाइड। तो पैराल्डिहाइड कैसे फॉर्म होता है? बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड। इसका यूज किया जाता है अल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए, नर्वस को ट्रीट करने के लिए और मेंटल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, और पहले इसका यूज किया जाता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक की तरह। तो पैराल्डिहाइड क्या करते हैं? ब्लॉक्स करते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को। तो एस्टल्डिहाइड है, इसको H पॉजिटिव कैटलिस्ट की वजह से जब इसको ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ पे पैराल्डिहाइड बन जाता है। एक ऑप्शन के पास मेटल्डिहाइड, मेटल्डिहाइड भी आपका मेटल्डिहाइड का ऑप्शन में एक, तो मेटल्डिहाइड भी आपका किसकी वजह से बनता है? एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने पे ही मेटल्डिहाइड बनता है, जो कि आपके पास क्या होता है? सॉलिड फ्यूल होता है। ये जब एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे मेटल्डिहाइड बनता है, मेटल्डिहाइड आपके पास क्या होता है? सॉलिड फ्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन इज प्योरिफाइड बाय, ऑप्शन ए है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी है सिंपल डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी है डिस्टिलेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी डिस्टिलेशन। तो एनिलीन का हम प्योरिफाइड डिस्टिलेशन से करते हैं, या हम स्टीम डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन से इसको प्योरिफाई किया जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं होता है, स्टीम डिस्टिलेशन से होता है। तो इसके लिए क्या होता है? टेम्परेचर रिक्वायर्ड जो होता है सिंपल डिस्टिलेशन में, जो टेम्परेचर होता है एनिलीन का वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, और ये डिकम्पोज हो जाता है उस टेम्परेचर पे। एनिलीन को अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन करवाएंगे ना तो वहां पे वो पॉसिबल नहीं। किस वजह से पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो सिंपल डिस्टिलेशन में उसका टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन स्टीम डिस्टिलेशन जो होती है वो लोअर टेम्परेचर पे भी हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं? द स्टीम फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर वो कैरी करता है वोलेटाइल कंपाउंड को, वेपर को ड्रेन कर देते हैं, और जो स्टोर हो जाता है कंडेंसर में, तो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड आपका रिमेन बच जाता है वाटर बाथ में, ठीक है। तो इसलिए हम एनिलीन को यहाँ से प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है म्यूटा रोटेशन, ऑप्शन बी है स्पोनिफिकेशन, ऑप्शन सी है इन्वर्जन, ऑप्शन डी है डीएस्टिफिकेशन। तो जो आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है, शुगर आपके पास होता है C12H22O11। हाइड्रोलिसिस मीन जब इसके साथ वाटर को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज बनता है C6H12O6, साथ में फ्रुक्टोज बनता है, ठीक है। तो पहले आपके पास इसकी जो सुक्रोज होता है, देखिए ये सुक्रोज है, सुक्रोज का जो रोटेशन होती है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। लेकिन जब बाद में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पे एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन जाता है, एक लेवो रोटेटरी बन जाता है, ठीक है, मींस इन्वर्जन हो जाती है। तो हाइड्रोलिसिस और शुगर को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इन्वर्जन। तो ये क्या देता है? ग्लूकोज देता है, फ्रुक्टोज देता है, उसको ही इन्वर्जन बोलते हैं। चेंज, क्योंकि रोटेशन में क्या हो गया? चेंज हो गया, डेक्स्ट्रो से लेवो में हो गया, और उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम, इन दोनों प्रोडक्ट को बोलते हैं हम इन्वर्ट शुगर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हुई? इन्वर्जन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेक्सीग्लास इज ए कमर्शियल नेम ऑफ, ऑप्शन ए है ग्लाइप्टल, ऑप्शन बी है पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, ऑप्शन सी है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइसिल, ऑप्शन डी है पॉलीइथाइल एक्राइलेट। तो जो प्लेक्सीग्लास है उसका जो कमर्शियल नेम है वो है पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट। ऑप्शन नंबर बी इज हमारे पास क्या है? करेक्ट है। तो पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट ये कमर्शियल नेम है प्लेक्सीग्लास, ठीक है। इसको पामा भी बोलते हैं, पामा PMMA। ये क्या है? एडिशन होमोपोलीमर है मिथाइल मिथ एक्राइलेट का,
हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और बेटर होता है देन ग्लास इन ऑप्टिकल क्लैरिटी। ठीक है, ग्लास से आपका ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और बेटर होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? फॉर मेकिंग ए वेराइटी ऑफ अल्ट्रावायलेट और अदर कोटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो मिथाइल एक्राइलेट का फॉर्मूला अगर बात करें तो ये होता है C5H8O2, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। इसको बोलते हैं मिथाइल एक्राइलेट। ठीक है, इसका यूज भी किया जाता है टेबल टॉप्स वगैरह में भी, स्टूल्स में भी यूज किया जाता है, सेल्फ कवर्स में भी किया जाता है, अदर होम फर्निशिंग में भी इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इक्वेनिल इज, ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी है ट्रांक्विलाइजर, ऑप्शन सी है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी है डी है एनाल्जेसिक। तो जो इक्वेनिल है वो क्या होता है? ये इक्वेनिल आपका ट्रांक्विलाइजर होता है। ठीक है, ट्रांक्विलाइजर किसको दी जाती है? जो कि सफर करते हैं मेंटल टेंशन से। कि जितने भी पेशेंट आपके मेंटल टेंशन से सफर करते हैं उनको दी जाती है ट्रांक्विलाइजर मेडिसिन। ठीक है, और एंटीबायोटिक आपको पता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपकी एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है, एंटीसेप्टिक आपका दिया जाता है, ग्रोथ रोकनी है टिश्यू बैक्टीरिया वगैरह की तो एंटीसेप्टिक दिया जाता है। ठीक है, एनाल्जेसिक आपके इनको पेन किलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांक्विलाइजर को क्या बोलते हैं? ट्रांक्विलाइजर को बोलते हैं इक्वेनिल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ट्रांक्विलाइजर। इक्वेनिल क्या है? रिलीविंग ड्रग है जो कि बिलोंग करती है ट्रांक्विलाइजर फैमिली से। इसका यूज किया जाता है स्ट्रेस और मेंटल डिजीज को दूर करने के लिए। इक्वेनिल का हम यूज भी किया जाता है एंजाइटी डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C9H18N2O4। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। और एनाल्जेसिक वो कॉमनली उनको पेन किलर बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है मतलब जो नॉर्मल विदाउट साइड इफेक्ट के लिए इसका यूज किया जाता है, ताकि साइड इफेक्ट ना हो उसके लिए एनाल्जेसिक का यूज किया जाता है। ठीक है, और एग्जांपल आपके पास आ गए जैसे एस्प्रिन वगैरह आ गया। एंटीसेप्टिक आपको पता है इसका यूज किया जाता है ताकि बैक्टीरिया और ग्रो ना करे, उसके लिए एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है। तो जो मोस्ट कॉमनली किया जाता है वो है टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन आपके पास यहाँ पे कंपोजिशन लिखी हो, कितनी कितनी कंपोजिशन होती है? वो होती है 2 to 3% आपके पास यहाँ पे आयोडीन होता है, साथ में वाटर होता है, साथ में एसीटोन होता है। ठीक है, एक और एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है डेटॉल, जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं डेटॉल। डेटॉल का भी यूज करते हैं, तो डेटॉल का फॉर्मूला होता है C8H9OCl। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।